एक सेकंड, देखिए बच्चों, कल आपका सीए का जो सीएमए का जो पेपर था, प्लीज आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं। ये पेपर मैंने जो एमसीक्यू पार्ट था वो तो कल मैंने आपको सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल ही दिया था। जो अब इसका डिटेल पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो अगर आप इसके व्यूज सुनोगे बच्चों के, तो अधिकतर बच्चों का व्यू है कि पेपर हार्ड है या एवरेज से थोड़ा सा क्या है ज्यादा है, मतलब इसको ऐसे नहीं कह रहे कि सिंपल पेपर, ऐसे नहीं बोल रहे। बट अगर अभी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और फिर आप बताना कि पेपर हार्ड था या सिंपल था। इससे पहले वाला टाइम का जो पेपर आया था वो भी बहुत सिंपल था, और ये वाला पेपर भी मेरे हिसाब से पर्सनली बोलूंगा ना तो पेपर काफी सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या होता है, हर पेपर में कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट आता है, तो बच्चे को पता नहीं होता क्या कि एडजस्टमेंट सही है या गलत है, तो पैनिक हो जाता है कि यार मेरा एडजस्टमेंट सही है, गलत तो पता नहीं, गलत होगा तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर क्या बिगड़ गया, तो उसको ये तो पता ही नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं कि जो आपका बिल्कुल किया हुआ है वही वर्ड वर्ड आ जाए, थोड़ा बहुत तो डेटा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ। बट फिर भी चलो अपन देखते हैं, फिर आप बताना कि पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आइए इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है वो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें हर 15 एमसीक्यू आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। प्लीज आवाज नहीं, ऑनलाइन आवाज नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन गिवन। मतलब आपको 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 में से कितने करने होते हैं, 5। अब आप नोटिस करना, 14 इंटू 5 70, मतलब 7 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा, और हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट होते हैं। तो जैसे 2A और 2B, ठीक है। तो 2A कितने का, 7। और आप जब पेपर को देखेंगे तो एग्जामिनर ने हर चैप्टर से पूछने की कोशिश की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये आ गया कौन सा, आरएस चैप्टर से, ये आ गया सैलरी चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से, फिर ये आ गया बीएनपी से। बीएनपी से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बीएनपी चैप्टर से आया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद कैपिटल गेन से आ गया, ठीक है। उसके बाद ये अदर सोर्स से आ गया, उसके बाद फिर सेट ऑफ से आ गया, उसके बाद ये अदर सोर्स या माइनर के मिला के, गिफ्ट और माइनर वगैरह मिलके आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्लबिंग का मतलब, क्लबिंग और डिडक्शन का मिलके क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद फिर जीएसटी आ गया। इसका मतलब ने कोशिश की है क्या, हर चैप्टर से पूछने की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बार यही हो रहा है, और उसके बाद भी जीएसटी आता है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है क्या, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको जीएसटी या कस्टम करना कंपलसरी है, मतलब जीएसटी कस्टम सब मिला के। तो अगर हम डीटीडी के देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 ये केवल किसके हैं, डीटी के, और बाकी 6, 7 कस्टम और जीएसटी। और जीएसटी पार्ट भी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए अपन एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहां रहता है, चेन्नई में, और एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया, अगस्त 19 में गया वो। इसका मतलब पहले कहां था, अगस्त 19 से गया, इसका मतलब 1920, 2021, 21, 22, 22, 23 और क्या 23, 22, उसके पहले कहां था, इंडिया। अच्छा, अब 23, 24 में वो वापस आ गया 5 जून 23 को। अब 5 जून 23 को आया तो 23 में मतलब अप्रैल में बाहर था, मई में बाहर था, और 5 जून 5 दिन वो कहां था, मतलब 4 दिन बाहर था, 5 दिन इंडिया में था। इसका मतलब अगर 5 जून से 31 मार्च तक देखोगे तो आराम से 182 डेज से ज्यादा हो गया। इसका मतलब 6 की कंडीशन सेटिस्फाइड, और उस केस में तो वो रेजिडेंट हो गया। क्या हो गया, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट हो गया तो हम पिछले 10 साल देखते हैं, तो 10 साल में हमेशा इंडिया में था तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड, 2 बार रेजिडेंट था। फिर 7 साल देखते हैं तो 730 दिन भी था। तो बच्चों ये ROR था, क्या था बच्चों, अब जब ROR है तो सेक्शन 5 ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है,
तो फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ ये कहीं भी कमाए तो बताओ इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, इसका मतलब 30% लेस है, तो 9 लाख की इनकम। इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडिया, ये भी इनकम है। कंट्री एक्स में कमाया, कहीं भी कमाए ना, आर तो ग्लोबल इनकम पे देता है, ये भी टैक्सेबल है। रबर स्टेट से कमाया, ये भी, अब ये इंडिया के बाहर है, एग्रीकल्चर इंडिया में होता तो एग्जेम्प्ट होता है, बाहर वाला टैक्सेबल होता है, ये भी टैक्सेबल है। मलेशिया में कमाया, ये भी टैक्सेबल है। दुबई में कमाया, ये भी। इन सब का टोटल लगा लो, वो तुम्हारी इनकम है। कितना टोटल हुआ? 17 लाख, ये तुम्हारा टोटल है। अब बोलो बच्चों कहां आ रहा है ये क्वेश्चन, मतलब बताओ। परसेंटेज तब होता जब इंडिया में होता और वो मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज करता, लेकिन यहाँ पे तो कोई बाहर है, बाहर तो एग्जाम ही नहीं होता। आई बात समझ में? अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, assume that income given above have been computed with eligible deduction, मतलब कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर सेक्शन 115 बीएसी, न्यू स्कीम जाना ही नहीं है। पर न्यू स्कीम में कोई बड़ी चीज थोड़ी है, नोटिफाइड बेनिफिट को छोड़ना होता है, 4-5 8-10 बेनिफिट छोड़ दो। तो खैर वैसे तो वैसे भी बोल रहा है इग्नोर, सारे क्वेश्चनों में बोला इग्नोर इग्नोर इग्नोर, तो 115 बीएसी में वैसे भी दिमाग लगाना नहीं है। आई क्या बात समझ में आपको यार? तो ऑब्जेक्टिव आप देख ही चुके थे, और ये आ गया मेरा कौन सा, सब्जेक्टिव का 2A। इसको आप क्या बोलेंगे, हार्ड है? अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या है, क्योंकि वो सर ये आरओआर होगा क्या, ये आरएनओआर, अरे तुम्हें तो पता है क्या होगा आरओआर हो। अब वो क्या होता है, जब पेपर होता है ना तो आप पे प्रेशर होता है, तो फिर आप कंफ्यूज होता है कि मैं तो आरओआर करके आया हूं, लेकिन श्योर नहीं हो क्या मैं आरओआर हूं या नहीं हूं। ये डर है आपका और कुछ भी नहीं है। डरोगे तो पेपर बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी मार्केट का व्यू है कि पेपर एवरेज से थोड़ा सा अच्छा था, मतलब बट मेरे हिसाब से पेपर बहुत सिंपल है। यहां तक चले अपन। अब आते हैं कौन सा, सिमरन की एज क्या है, 45 ईयर्स, एक प्राइवेट कंपनी में क्या करती है, जॉब करती है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। इसमें बोल रहा है कि 70,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी थी, कब तक? उसके बाद 75,000 रुपए पर मंथ थी 1 अगस्त से, और सैलरी ड्यू एंड पेड सेम मंथ में होती है। और सिंपल है, अप्रैल टू मार्च लेना है, क्या लेना बच्चे हो अब? तो यहाँ पे 70,000 इंटू क्या 4, और 75,000 इंटू क्या 8। एक बार जल्दी से बताओ कितना आएगा? 8,80,000। ओके बच्चों, उसके बाद डीएनएस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक सैलरी, और साफ साफ कह दिया कि वो आरबी का पार्ट नहीं है। तो 880 का 25%, 2,00,000। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा मैं, बच्चों ऐसा नहीं होता जैसे अभी अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया 17,50,000 आंसर था। देखो तुमने मान लो आरओआर निकाला, उसके नंबर होते हैं, फिर वो 5 पॉइंट होते हैं, तो 5 में से 3 सही थे 2 गलत थे, उनके भी क्या होते हैं नंबर, स्टेप मार्किंग होती है। ऐसा नहीं होता कि फाइनल आंसर 0 अगर नया मैच नहीं तो 0 नंबर आएंगे, हमेशा स्टेप मार्किंग होती है। कोई भी समझदार आदमी कॉपी चेक करेगा तो आपको स्टेप मार्किंग जरूर देगा, और स्टेप मार्किंग होती है। जैसे आप मान लो ये वाला एडजस्टमेंट सही है, इसके नंबर मिलेंगे, ये सही है इसके नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बोल रहा है बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जुलाई 2023 ऑन द बेसिक सैलरी प्लस डीए एप्लीकेबल फॉर डेट वन। मैं आपका जो क्लास में टेस्ट देता था उसमें हर में ये लैंग्वेज देता था, सब आता था यहाँ पे। तो जुलाई 23 में जो आपकी सैलरी है और डीए है, तो जुलाई 23 में आपकी सैलरी 70 है और डीए उसका 25%, 70 प्लस, और आपको पता है बेसिक फीस कमीशन बोनस 100% टैक्सेबल। तो बताओ ये 3 तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय 15% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 15% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। यहाँ डीआरबी का पार्ट नहीं है क्योंकि मना किया है ना, तो सीधी सी बात है, सीधा 3% टैक्सेबल है, सीधा क्या है। तो 880 का 3% ले लो, 26,000। एक तरीका तो ये होता है कि पहले उसका 15% ले फिर 12% लेस करे, और एक सीधा डायरेक्ट क्या कर दो 3%, इन एक्सेस ऑफ 12% विल बी टैक्सेबल। तो 8,800 2 20 27 बांधो 26,400, क्लियर है। और डीआरबी का पार्ट यहाँ है ही नहीं, आई बात समझ में? अच्छा सपोज करो बच्चों ऐसे बोल देता कि डीआरबी का पार्ट है, बट यहाँ बेसिक सैलरी लिखा हुआ है,
तो फिर हम 15% तो बेसिक का लेते और 12% बेसिक प्लस डीए दोनों का लेते। अब ये छोटी छोटी चीज, इसमें तो घुमाया नहीं है, समझ गए बात को। खैर एनीवे, अब आ रहा है नेक्स्ट, मोटर कार। मोटर कार ओन बाय क्या, एम्प्लॉयर। गाड़ी का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी का मालिक कौन है। क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, 1.6 से ज्यादा। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 1 जनवरी 2024, पूरे साल भर से दिया है, 3 महीने दिया है, 3 अप्रैल मई जून, सॉरी जनवरी फरवरी, दोनों पर्पज के लिए दिया है। सारे खर्चे कौन कर रहा है, कंपनी। और सारे खर्चे कंपनी कर रहा है और गाड़ी एम्प्लॉय चला रहा है। कौन चला रहा है, एम्प्लॉय। तो अब बताओ, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, बड़ी। सारे खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, तो 2400 इंटू 3 कितना, 7200 तुम्हारे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल। बोलो बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या यहाँ पे। तो एक बार आप टोटल लगा के रखना, 880 220 87, यहां तक टोटल लगा लिया ना हमने। चलूं मैं आगे। अच्छा, उसके बाद पोस्टल एक्सपेंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन, 10,000 रुपये मिला। अब ये 10,000 पर मंथ नहीं है, टोटल में ईच भी नहीं लिखा हो तो टोटल है। 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो 10,000 में से 7200 लेस कर दो, कितना बचेगा, 2,000। ये टैक्सेबल है, ये क्या है। और आपको एजुकेशन फैसिलिटी 2 बच्चों के लिए, आपको हॉस्टल स्कूल खुद का था, तो मैंने बताया था सिमिलर लोकेशन पर सिमिलर इंस्टीट्यूट की फीस माइनर रिकवर अमाउंट, और अगर बैलेंस 1000 पर मंथ या पर चाइल्ड से कम है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल है। और मैंने कहा था यहाँ 2 व्यू है, क्या है बच्चों, 2 व्यू। अपन को कौन सा व्यू लेके चलना है, पूरा टैक्सेबल है। तो यहाँ पे अपन को 48,000 लेना है, क्या लेना है बच्चों, 48। लेकिन वर्किंग नोट में लिख के आएंगे क्या कि ऑल्टरनेट व्यू क्या है, 24,000 की क्या मिलेगी, एग्जेम्प्ट। 24 कैसे, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों को कितना, 24। वो बात हम कहाँ लिखेंगे, वर्किंग नोट, और मेन आंसर में 48 लिखेंगे। टोटल लगा लो सबका, 12,71,000, एक सेकेंड, 1271 माइनस 50,000 का स्टैंड डिडक्शन, वो भी तो लेंगे, 12,21,000। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम चार्जेबल ऑफ सैलरी। ओके, एज्यूम मिस सिमरन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट मतलब ओल्ड स्कीम में ही है। कई बच्चे ये कंफ्यूज हो गए कि हम इसका मतलब है कि न्यू स्कीम में। अरे शिफ्टिंग आउट का मतलब क्या होता है, ओल्ड स्कीम, मतलब बाहर हो रहे हैं। मतलब आपको 115 बीएससी को इग्नोर करना है। 115 बीएससी को अगर कह भी देता था ना करना है, तो अपन को जो अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। बाकी सब बेनिफिट मिलते हैं ऑलमोस्ट, बट फिर भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, शिफ्टिंग आउट। अब शिफ्टिंग आउट का ही नहीं मतलब बच्चों को पता, तो फिर गलत हो गया ना। डिफॉल्ट स्कीम हमारी न्यू स्कीम है, क्या है बच्चों, न्यू स्कीम। तो कल मैंने ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन करके बोला था कि देखो यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर ये इशू है, वहां पे आपको न्यू स्कीम लगा के आपको एग्जामिशन नहीं देनी थी, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम क्या है, न्यू स्कीम। तो ऑब्जेक्टिव का जब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में, वहां समझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बोलो बच्चों, क्या हार्ड था ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट लगा था हार्ड। आपने तो सैलरी बहुत दिनों बाद पढ़ा है, तो भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना एग्जाम में दिए हुए। तो बस रीजन केवल डर होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब आप सोचिए, बिना सैलरी पढ़े आपको याद है और आप इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए बात को। अब आपको ध्यान है, मैंने आपको क्या बोला था हमेशा कि सैलरी का क्वेश्चन कैसे आता, मैंने बताया था कि आरएस में क्वेश्चन कैसे आता है, 3-4 तरह के आते हैं। या तो आरओआर एनआरआई कितने पे देगा, या सेक्शन 9 के ऊपर आता है, या स्टेटस भी निकालो, फिर एक स्टेटस निकल के आएगा, फिर उस पर टैक्स निकालो। बोलो आया नहीं आया। सैलरी में क्या बोला था, 3-4 अलाउंसेस के आएंगे, 2-4 परक्यूजन के आएंगे। बोलो वही तो आया आपका यहाँ पे। समझ गए बात को, क्या बोला मैंने। अब कर सकते हैं, हमको 7 में से 5 करने हैं, तो पहले के हम दोनों पार्ट कर सकते थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब ये आ रहा है, ये क्वेश्चन जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, तो आपकी कॉपी के अंदर ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था। देखो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन, ये भी एसओपी, ये भी एसओपी और ये भी। अब आपको चुनना है कि विच ऑप्शन इज बेटर। किया था नहीं किया था अपन लोगों ने। तो इससे ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में बताऊं, एक सेकंड प्लीज, आवाज नहीं।
देखो प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं। ऐसे क्वेश्चन में हम देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन क्या 2 और ऑप्शन क्या 3। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। हाउस 1 एंड हाउस 2 को हम क्या मान रहे हैं? एसओपी। तो हाउस 3 क्या हो गया? डीम टू बी लेट आउट। हाउस 1 और हाउस 3 को क्या मान रहे हैं? एसओपी। तो हाउस 2 क्या हो गया? डीम टू बी लेट आउट। हाउस 2 एंड हाउस 3 को क्या मान रहे हैं? एसओपी। तो हाउस 1 क्या हो गया? डीम टू बी लेट आउट। बोलो बच्चों। फिर मैंने कहा था सबसे पहले जीएवी लिख लो, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय क्या कर लो? ऑनर कर लो। ठीक है, इससे क्या आ जाएगी? एनएबी आ जाएगी। फिर यहां पे लेस डिडक्शन, बोलो कौन से सेक्शन का? अंडर सेक्शन कौन सा? 24 ए स्टैंडर्ड और बी कौन सा? इंटरेस्ट। बी कौन सा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया। अब यहां पे जिन घर को हमने क्या मान लिया, उनकी जीएवी 0 0 और क्या 0। जो अगर एसओपी होता है म्युनिसिपल टैक्स अलाउड 0 0 और 0। एनएवी क्या आएगी? 0 0 0। स्टैंडर्ड भी क्या आएगा? 0 0 0। और इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट एसओपी के केस में मैक्सिमम 2 लाख और लेट आउट में अनलिमिटेड। ठीक है, और रिपेयर के केस में 30। लेकिन ध्यान रखना कंडीशन भी दी। एसओपी के केस में 4 कंडीशन पूरी हो जाए। कितनी? जब तो कितना? 2 लाख और एक भी मिस हो जाए तो 30। लोन 1/4 99 के बाद लिया हो, अक्वायर और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, जिस ईयर हाउस बना उस ईयर के एंड से 5 साल में घर कंप्लीट हो गया हो और लेंडर से सर्टिफिकेट मिल गया हो। वो बातें भी ध्यान रखना। अगर चारों बातें पूरी हो गई तो 2 लाख, अदरवाइज कितना? 30,000। और लेट आउट और डीम्ड आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक सेकेंड, अब हाउस 3, तो हाउस 3 की आरिया निकाल ले। ये है म्युनिसिपल, फेयर और स्टैंडर्ड। 750 और 750 और 650। तो बताओ जब ये दोनों को एसओपी मान लिया तो ये हो गया डीम टू बी लेट आउट। बोलो 650 ही होगा ना। अब ये 350 और 350 350 और 3। तो हाउस 2 को अगर हम डीम टू बी लेट आउट माने तो कितना आएगा? ठीक है, इधर आओ। 250 और 2 ढाई, ढाई और 3 ढाई। तो यहाँ पे आएगा 2,50,000। अब अगर घर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट तो म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होता है। ठीक है, अलाउड होता है नहीं होता है यहाँ पे? तो बताओ कितना आएगा म्युनिसिपल टैक्स? 15%। वो इसका आता है म्युनिसिपल वैल्यू का। वो किसका होगा? तो पहले हम हाउस 3 देख रहे हैं, तो 750 का 15%, 7,50,000 का 15%, तो 1,00,000 ये माइनस होगा। प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू का आएगा ना। ठीक है, उसके बाद 350 का 15%, 52,500 और 250 का 15, 37। अच्छा ओके, इसमें से लेस करो 537,500, ये लेस करो 2, ये लेस करो 2,12,500। अब इसका 30%, 1,250, 161, ये आ गया 74,250। एक जना बोल दे 60। ये हो गया बच्चों यहाँ पे। अब सुन लो, अब हमने हाउस 1 और हाउस 2 को क्या माना? एसओपी। मैक्सिमम 2 लाख। कितना? अब आ जाइए इंटरेस्ट।
रिपेयर अलाउड नहीं होता। अब लोन टेकन ये लिया है, इस केस में मैक्सिमम 30,000, 1499 के बाद है ना, और वहां पे 250 हो जाएगा। अब एक सेकेंड, हाउस 1 और हाउस 2 क्या है बच्चों, एसओपी हो गया ना, तो बताओ इनका टोटल 220, लेकिन मैक्सिमम 30,000। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों, 30,000। बोलो 30 आएगा। तो यहां लॉस आ गया कितने का, 30,000। और इस, अच्छा अब हाउस 3 डीम टू बी लेट आउट है, डीम टू लेट आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अलाउड। तो यहां पे अपन 250 क्या करेंगे, माइनस। बताओ कितना बचा, 126। एक सेकेंड, तो इस कॉम्बो में हमारा इतना लॉस, इतनी इनकम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हाउस 1 और हाउस 3, क्या बोला मैंने, हाउस 1 और हाउस 3। अब इसके लिए हमको देखना है हाउस 1, इसमें मैक्सिमम 30 अलाउड होगा, इसमें 30, और इधर मैक्सिमम 2, तो 2 और प्लस 30, तो 230, लेकिन 2 लाख से अलाउड नहीं होगा। तो बताओ इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम किसको क्या मान ले, हाउस 1 और S3 को, तो बताओ इसमें क्या होगा, 2 लाख। आई बात समझ में बच्चों, यहाँ पे 2 लाख। तो बताओ यहाँ पे 2 लाख का क्या आ गया, लॉस आएगा। अब बताओ हाउस 2 बच गया, वो पूरा आ जाएगा, कितना, 1.5 लाख। कितना आएगा, 1.5 लाख। तो बताओ इस कॉम्बो में इनकम कितनी आई, कितना, 23,000। ये इनकम और ये लॉस, ये इनकम और ये लॉस। अब हाउस 3, हाउस 2 और हाउस 3, तो हाउस 2 में कितना लॉस होगा, 30,000। यहाँ कितना, 2 लाख, तो 2 लाख 30,000, बट टोटल में कितना, 2 लाख। तो बताओ कितना लॉस होगा, 2 लाख। बोलो 2 लाख आएगा। ये 2 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हाउस 1 बच गया, हाउस 1 का इंटरेस्ट कितना है, कितना, 70। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70। कितनी इनकम आई, 78,750। अब इस कॉम्बो में इनकम कितनी आई, 96। इस कॉम्बो में लॉस आया 1750, यहां लॉस है। और इस कॉम्बो में 1 दिस कॉम्बो इज बेटर। लॉस है ना यहाँ पे, सब इनकम कम से कम है। तो बताओ उसका आंसर क्या होगा, हाउस 1 और हाउस 3 को तो मानेंगे एसओपी, और हाउस 2 डीम टू बी। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी करवाया था, फिर मैंने एक आपको होमवर्क भी दिया था वहां पे। समझ गए बात को क्या बोल रहे हैं, क्लियर बात यहाँ पे बच्चों। तो बताइए जिसमें सबसे ज्यादा इनकम हुई वो हाउस क्या है, बेटर है। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूँ यहाँ। अच्छा इंटरेस्ट का समझ में नहीं आया सर, ये इंटरेस्ट का, अरे मेरे भाई इंटरेस्ट में क्या बताया मैंने, यहाँ 30 और यहाँ 2 होगा ना, 2 30, बट एक ऐसा जी एक साल में मैक्सिमम कितना ले सकता है, 2 लाख। तो हायर साइड पे 2 लाख क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, बट ऐसा क्वेश्चन अपन ने 2 क्लास में किए हुए हैं। तो आप मेरी कॉपी खोल के देख लेना, आपको जो मैंने जब सेक्शन 23-4 समझाया था, तो पहले ये एग्जाम्पल ही बनाया था, सेम एग्जाम्पल। ओके चलिए, क्या बोल रहे हो, एक इलस्ट्रेशन और एक बुक में भी गया। अब आइए ये बीएनपी से केवल ये क्वेश्चन आया, बीएनपी से केवल एक ये क्वेश्चन आया। देखो बच्चों बीएनपी की जो इनकम होती है ना, बीएनपी की इनकम हम कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से इनकम निकालने का तरीका होता है बीएनपी की। प्लीज आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं। एक होती है नॉर्मल स्कीम और एक होती है प्रेजेंटिव स्कीम। क्या होती है बच्चों, सेक्शन कौन सा लगता है, 44A। नॉर्मल इनकम में, स्कीम में हम इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम ले लो और उसमें से क्या लेस कर लो, एक्सपेंसिव। तो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल स्कीम से ऑलरेडी इनकम निकाल के बता रखी कितनी, 14,50,000। इसका मतलब
कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। अदरवाइज बीएनपी पढ़ने में इस चीज को सॉल्व करने में ही हमको 15-20 दिन लग जाते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी ये वैल्यू निकाल के रखी है। अब बीएनपी की इनकम निकालने का तरीका है दूसरा, वो है छोटे लोगों के लिए जिनका टर्नओवर कम हो। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, क्या बोला मैंने, तो उस केस में आपका टर्नओवर का 8%, कितना, 8% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। क्या है प्रोविजन, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपका टर्न क्या, कितना, 8%। लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें एक 6%, जब आप लोग बीएनपी चैप्टर पढ़ेंगे तो एक 6% का कॉन्सेप्ट भी आता है। कितने का आता है, अगर रिटर्न बनने की ड्यू डेट से पहले, क्या बोला मैंने, अगर आपको पैसा चेक से मिल जाए, ईसीएस से मिल जाए, तो हम रेट 6% लेंगे। क्या लेंगे, 6%। तो इसमें दो बातें हैं, जैसे लॉ क्या बोलता है, आरओआई बनने की जो ड्यू डेट होती है, क्या होती है, आरओआई, वो मान लो 31 जुलाई 2024 है। एक पैसा हमको मिला अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या ईसीएस, और रिटर्न बनने की ड्यू डेट से पहले मिला, बाद में, पहले, तब तो रेट लेंगे क्या, 6%। अगर बाद में मिला, क्या मिला, बाद, तो 8%। और अगर कैश में मिला तो सभी केस में कितना, 8%। ये आपकी कॉपी में मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ 8% मिलेगा। एक रिसेंट अमेंडमेंट आया, क्या है, हालांकि ये स्कीम 2 करोड़ से टर्नओवर होता है ना कम, उस पर अप्लाई होती है। अगर आपके टोटल टर्नओवर, अगर आपका कैश रिसीव टोटल टर्नओवर के 5% से ज्यादा नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर आपकी कैश रिसीव क्या, तो फिर ये स्कीम उन लोगों पे भी अप्लाई होगी जिनका टर्नओवर 3 करोड़ तक है। कितना, 3 करोड़। क्या है अमेंडमेंट, बताओ अमेंडमेंट क्या है, अगर आपकी कैश रिसीव टोटल रिसीव के 5% से ज्यादा नहीं है तो स्कीम, ये प्रेजेंटिव स्कीम में वो भी जा सकता है, इसका टर्नओवर 3 करोड़। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में 2 करोड़ क्या, 99 लाख ये दिया हुआ टर्नओवर, और आपको बोल रहा है कि इसमें कैश रिसीव कितनी है, 1350। कैश रिसीव कितनी है, 1350। अब 1350 में इंक्लूड है, तो 1350 को 299 से डिवाइड करो इंटू 100, 13,50,000। इसका मतलब हमारी कैश रिसीव 5% से कम है, इसका मतलब हम जा सकते नहीं जा सकते, जा सकते। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आप प्रेजेंटिव स्कीम में जा सकते हो, तो आंसर है यस, हम जा सकते हैं। अब जाने के बाद जब बीएनपी में हम पढ़ते हैं तो हम इनकम कैसे निकालेंगे, जाने के बाद इनकम कैसे निकालेंगे। अब बताओ, ये बोल रहा है इतना पैसा तो कैश में मिला, और जो बैलेंस पैसा था, क्या बोला मैंने, जो बैलेंस पैसा था वो रिटर्न बनने की ड्यू डेट से पहले मिल गया। इसका मतलब ये हुआ 1350 का तो हम क्या लेंगे, 6%, ओ सॉरी 8%, और जो रिमेनिंग बच गया इसमें से लेस करके बोलो, दो करोड़ 85 लाख, इसका लेंगे 6%। कितना लेंगे, 6%। अब 17 लाख, और ये बताओ इसका आप 8%, 1 लाख, इनका टोटल 18,21,000। तो अगर हम प्रेजेंटिव स्कीम के हिसाब से जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18-21। तो इधर देखो, इधर देखो, अगर हम इसको ऑप्ट करते हैं तो हमारी इनकम कितनी होगी। अगर हम नॉर्मल स्कीम में रहते हैं तो ये स्कीम ऑप्शनल होती है। बताओ फायदा कहां है, ज्यादा इनकम दिखाने में, कम में, दिस इज द बेस्ट। तो हमको कहां रहना चाहिए, नॉर्मल। ये बात, ऐसी बातें आप कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, बीएनपी। तो सिंपल था ये, लेकिन ये बात आएगी कहां पे, बीएनपी। तो चलो, पूरे बीएनपी का एक ही क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कैपिटल गेन का था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली सही होना चाहिए, मतलब आपको सबसे पहले बताओ, कविता के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है जो उसने कितने में बेची, 40 लाख। 10 मार्च 24 को बेचा। कब बेचा, 10 मार्च 24। सेल डेट याद रखना, 10 मार्च 24। और ये जमीन कहां थी, 3.6 किलोमीटर। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, रूरल किसे कहते हैं, अर्बन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको ध्यान, आपकी कॉपी खोल के देखिए,
ऐसे बताया था, 0 से 2 किलोमीटर, 0 से 6 और 0 से 8। तो ये जमीन 0 से 6 किलोमीटर के बीच में है, ये जमीन 0 से, और यहाँ की पॉपुलेशन 1 से 10 के बीच में हो। कितना बच्चों? तो बताओ इसमें है या नहीं, बताओ जल्दी से। कितनी है पॉपुलेशन? 6 लाख। इसका मतलब ये इसके बीच में आ रहा है। किसी भी क्राइटेरिया की दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो वो अर्बन कहलाएगा, रूरल नहीं। अपन ने डेफिनेशन रूरल की नहीं पढ़ी थी, अर्बन। इसका मतलब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। क्या बच्चों? अर्बन। याद आया कि आपको बच्चों यहाँ? तो अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड निकल गया है यहाँ। अब देखो इसमें हमको गेन निकालना है, तो यहाँ पे बताओ, अब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कब खरीदी थी और कब बेची? तो डेट बताओ। 30 जून 14 से, जल्दी बताओ। 10 24, कौन से साल में बेची? 23 24। होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग। कितने में बेची? 40 लाख। इंडेक्स करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। कितने में खरीदी? 18 लाख। कितने में खरीदी? 18 लाख इनटू बेचने वाले साल का नंबर। अब 23 24 का ये देखो नंबर दिया हुआ है 348 डिवाइडेड बाय खरीदने वाले साल का नंबर 14 15 240 26 लाख। बोलो बच्चे बात समझ में आई? 13 लाख, बहुत हार्ड है ना। 13,90,000 आई के बाद समझ में आप? अच्छा ये हुआ एक गेन। शी ऑल्सो वैकेंट लैंड, उसके बाद अर्बन एरिया में भी है ना। इसको भी बेच दिया कितने में? 80 लाख में। बोलो नहीं, बेचा 75 में और एसबी की वैल्यू 80 है। बताओ कंसेशन क्या लेंगे? 75 80, क्योंकि वेरिएंस 10% से ज्यादा नहीं। अरे बोला था ना, क्योंकि वेरिएंस 10% से ज्यादा। तो बताओ ये कब खरीदा था? अच्छा तो इसमें सेल कंसेशन कितना आएगा? 75। ये उसके बाद फादर से आई थी गिफ्ट में मई 13 में, और फादर ने कब अक्वायर की थी? अक्टूबर 1। कितने में? 12 लाख में। और इस दिन की मार्केट वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं। तो अब बताओ जब प्रीवियस ओनर से आती है तो होल्डिंग पीरियड किसका लेते हैं? प्रीवियस ओनर का। तो अब 1 अक्टूबर कहां से आएगी? 21 से। कब बेचा? जून 23। तो यहां पे आएगा जून 23। तो ये भी कब आएगा? 23 24। बच्चों कितने में बेचा? 75। 50C अप्लाई नहीं होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट किसकी लेंगे? फादर की। कितने की? 12 लाख इनटू बेचने वाला साल का नंबर 348 और 001 का कितना नंबर था? 100। बताओ कितना है? 41 लाख 76,000। 33 लाख 24,000। बोलो बच्चों ये मेरे दो गेन आ गए, एक ये भी आ गया। दोनों लॉन्ग टर्म में। बोलो 13,90,000। कितना टोटल? 47 लाख 14,000 हो गया। बोलो बच्चों यहां तक आ गया। दोनों लॉन्ग टर्म है। अब हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। कविता ने बॉन्ड खरीद लिए कब? 25 मार्च। कोई भी एसएससी लैंड और बिल्डिंग बेचता है, कोई भी एसएससी, और वो अगर नोटिफाइड बॉन्ड खरीद ले 5 साल के बाद वाले 6 महीने के अंदर, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने में, तो 50 लाख तक की क्या मिलती है? एग्जेम्पशन। अब बताओ इसने बॉन्ड खरीदे 54 ईसी वाले बॉन्ड खरीदे 25 मार्च को खरीदे 30 लाख में। अब हमारे पास यहाँ दो गेन थे, 6 महीने काउंट करते ट्रांसफर की डेट से। ये कब बेचा था? 10 मार्च। यहां से 6 महीने देखो हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो इस वाले की तो मिल जाएगी। ये कब बेचा? जून 23। जून 23 से 25 मार्च 6 महीने के बाद। तो इस वाले गेन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नहीं समझ आएगा बात? वाला तो एक में मिलेगी। आप मेरी कॉपी को उखाल के देख लेना, मैंने एक क्वेश्चन कराया था 54 ईसी में, जहां पे आपको बताया था कि डेट्स की इंपॉर्टेंस बताई थी क्या हो रही है यहाँ पे। अब बताओ ये आप, अब इस केस के अंदर पहले वाले का गेन कितना है? 13 लाख। 13 लाख और इन्वेस्ट किया 30,
तो केवल एग्जाम्शन लोअर, तो 13,90,000 की क्या मिलेगी एग्जाम्शन, और रेस्ट तुम्हारे हाथ में क्या होगा टैक्सेबल। तो आंसर क्या होगा 35,00,000, 33, 20। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं ये जरूर कहूंगा ट्विस्ट था, आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बताया था नहीं बताया था। दूसरा, जब हम एग्जाम्शन लेते हैं क्या लेते हैं, तो हमको डेट देखनी पड़ती है, तो आपको डेट भी ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। और आपको बताओ कैपिटल गेन चैप्टर में क्या बताया गया था, क्वेश्चन कैसे आता है, गेन निकलवाएगा पार्ट 1 या पार्ट 2 से, फिर एग्जाम्शन करवाएगा, बोलो ये आया ना वो यहाँ पे। समझ गए बच्चों कौन सा क्वेश्चन था ये 4A। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, नो डाउट हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन करनी थी, बट हमारा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने 62 क्वेश्चन क्लास में किया, बाकी 50-60 क्वेश्चन मैंने खुद में कॉपी में करवा दिए। ठीक है यहां तक की बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। मिसेस भारती 50 साल की एज है और उसने ये ट्रांजेक्शन की है ना। बताओ डिविडेंड कौन से हेड में जाएगा, अदर सोर्स। तो ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी, और डिविडेंड 100% क्या होता है टैक्सेबल, तो ये 15,000 टैक्सेबल है। कौन बनेगा करोड़पति से, आपने कमाया नेट ऑफ टैक्स, क्या कमाया नेट ऑफ। पता लॉटरी पे कितना टीडीएस कट के आता है 30%, तो नेट दिखाते हैं ग्रॉस दिखाते हैं ग्रॉस, तो 87,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, 2 लाख 1,25, 1,00,000 ये आएगा। अच्छा बताओ पेंशन मिली हस्बैंड की डेथ के बाद, तो ये फैमिली पेंशन हो गई, क्या हो गई बच्चों। अब फैमिली पेंशन मिली कितनी 60,000, अब 60,000 में से जितना मिला उसका 1/3 18,000, 1/3 और 15,000, दोनों में से जो लोअर है, तो 60 में से आप 15 क्या करते लेस, और 45,000 तुम्हारे हाथ में क्या होता है टैक्सेबल होता है, बोलो ना। उसके बाद शिप परचेज पेंटिंग कितने की 65,000, ऑल द फेयर मार्केट वैल्यू वॉज नॉन स्पेसिफाइड पर्सन से स्पेसिफाइड खरीदे, और सेल वैल्यू मतलब परचेज वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो तो इनकम मानी जाती है, बट यहाँ डिफरेंस तो 15,000 ही है, तो नॉट इनकम, बोलो नॉट इनकम। रेंट रिसीव ए फैक्ट्री बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट मशीनरी कंपोजिट रेंट। अगर बताओ हम बिल्डिंग के साथ प्लांट और मशीनरी देते हैं, क्या बोलते हैं प्लांट और मशीनरी देते हैं। अगर एग्रीमेंट सेपरेट है तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में और प्लांट का B&P या अदर सोर्स है ना, लेकिन अगर सेपरेट नहीं है तो इंटायर इनकम अदर सोर्स में, तो इसका मतलब 95,000 कहां दिखाएंगे अदर सोर्स, और जब अदर सोर्स में इनकम दिखाएंगे तो जितने भी खर्चे होते हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे लेस, क्योंकि अदर सोर्स की इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंसिव। तो बताओ सब लेस कर दो, ये लेस करो ना सारे, तो 13,000 लेस हो जाएंगे, तो बताओ कितना आया 82। बोलो अब खाली जमीन से किराया मिला, बताओ हाउस से मिलता था हाउस प्रॉपर्टी में, और खाली जमीन से जाता तो कहाँ जाएगा अदर सोर्स, कितना 80,000। इंटरेस्ट रिसीव फ्रेंड से दोस्तों से इंटरेस्ट मिला लोन दिया हमने, इंटरेस्ट कहाँ जाता है अदर सोर्स, इन सब का क्या लगा दो टोटल 3,54,000। बताओ जो कहां से क्वेश्चन हार्ड है मुझे बता दो अभी। आपको सिंपल सिंपल क्या करना था, आपको जो मैंने बुक बताई रखी थी उसका जो पहला इलस्ट्रेशन या दूसरा इलस्ट्रेशन इसी के ऊपर एक बेस था यहाँ पे अब यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम का फॉर्मूला क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो देखो डिविडेंड मैंने बोला था, देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं याद है आपको, फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कंपनसेशन, डिविडेंड, लॉटरी, गिफ्ट, परचेज, उन पे क्वेश्चन पूछता है, बाकी तो जो बच गया इनकम माइनस एक्सपेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है उसके बाद फिर क्वेश्चन किसका आया सेट ऑफ का, सेट ऑफ का क्वेश्चन आया, और हर जगह क्या बोल रहा है 115 बीएससी क्या इग्नोर, सेट ऑफ का क्वेश्चन आया और 115 बीएससी क्या कर दो इग्नोर। अब देखो सेट ऑफ के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इनकम इनकम लिख लो, पहले इनकम इनकम को पहचानो, ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम, बोलो ये इनकम है 3, ये लॉस,
ये लॉस, ये दोनों भी क्या लॉस, और ये भी क्या लॉस। बोलो, मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया है। सबसे पहले क्या लिख लो, इनकमिंग। अपन को सेट ऑफ के बारे में दिमाग लगाना ही नहीं। बोलो बताया नहीं बताया। अब बताओ जल्दी से कौन कौन से ऐड अप्लाई हो रहे हैं, सैलरी, बी एंड बी और कैपिटल गेन। तो सबसे पहले ए इनकम फ्रॉम सैलरी, दो तीन लाइनों का गैप दे दो। बी इनकम फ्रॉम क्या, बी एंड पी, बोलो। और फिर सी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बोलिए। ये ले लिया मैंने। अब आया इनकम फ्रॉम सैलरी, कितनी है, 5 लाख। अब यहां पे एजम्पशन मान लो कि कंप्यूटेड है, क्या मान लो, या नहीं तो फिर आपको 50 क्या करना पड़ेगा, माइनस लिख के आ जाइए हम क्या मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये लॉ, अभी सेट ऑफ मत करो। प्रॉफिट फ्रॉम क्या, स्पेकुलेशन बिजनेस। प्रॉफिट किससे, फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, कितना है, ये मैंने 6 लाख यहां लिख दिया, बोलो। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यहां लिख दिया मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना, 40,000। ऐसा करने से क्या होगा, प्लीज आवाज नहीं, ऐसा करने से क्या होगा, केवल हमारी 3 लाइनें कम हो गई। अब हमारा दिमाग किस पे लगाना है, पहले इंटर करना है, पहले इंट्रा करना है, पहले इंट्रा। अब इंट्रा में देखो, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म, केवल ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बताओ हम कौन कौन सी लाइनों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इसका कर चुके हैं, इसका कर चुके हैं, और इन दोनों का कर चुके हैं, और ये कैरी फॉरवर्ड होगा। बोलो बच्चों, आई बात समझ में। अब एक सेकेंड, अब बात करते हैं लॉस फ्रॉम अदर सोर्स। लॉस फ्रॉम, ये जनरल बिजनेस हो गया, और लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, मेरे पास यहां अदर सोर्स का भी लॉस है। बताओ, अदर सोर्स में भी लॉस और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है। बच्चों बताओ, जब हम इंटर हेड प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, जब इंटर हेड में कर सकते हैं तो वहां पे बेटर टैक्स प्लानिंग करनी है। तो बताइए, आप बताइए, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और अदर सोर्स में भी लॉस है, तो बताओ दोनों सैलरी से सेट हो सकते हैं, पहले किसको बचाएंगे। आप कॉपी में देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यही एग्जाम्पल आपकी कॉपी में है, पहले इंटर के अंदर बताओ। बताओ पहले किसको बचाएंगे, अदर सोर्स में बचाएंगे या पहले हाउस प्रॉपर्टी को बचाएंगे। गलत, अदर सोर्स। बच्चों अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी तो अगले साल ही बचा लेंगे। अब कॉपी खोल के देखिए, आपको जो मैंने इंटर से इंटर बताया था ना, वहां 2 एग्जाम्पल कॉपी में करवाए थे, वो यही बताया था मैंने, सेकंड वाला एग्जाम्पल। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी देखो, आप देखिए एग्जाम्पल कॉपी में, इसका कॉपी में, प्रैक्टिकल कॉपी में एग्जाम्पल देखो, आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक की बात। तो किसको करेंगे पहले, अदर सोर्स। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे सैलरी इनकम इतनी है कि वो अदर सोर्स को भी ले जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी को ले जाएगा, अरे दोनों को ले जाएगा ना। तो एक सेकेंड प्लीज, आवाज नहीं। तो यहाँ पे अदर सोर्स का लॉस कितना, 3 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम, ये इनकम 0 हो गई। और अब बाकी बोल देंगे 20,000 क्या होगा, कैरी। बोलो ना। तो बच्चों हमारा ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। जनरल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन से क्या हो सकता है, सेट ऑफ। जनरल स्पेकुलेशन से क्या हो सकता है, सेट ऑफ। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जनरल क्या, बिजनेस लॉस, कितना, 3 लाख। बताओ ये इनकम कितनी बची, 3 लाख। ठीक है, एक सेकेंड, यहां तक की बात हो गई। अच्छा, स्पेकुलेशन लॉस जो होता है ना, क्या बोला मैंने, स्पेकुलेशन लॉस जो होता है वो केवल 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। कितने साल के लिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 23-24 का, 20-21, 21-22, 22-23। सेकेंड, अब ये कब का लॉस है, ये क्वेश्चन कब का कर रहे हैं अपन, 23-24 का। तो कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस प्रीवियस 19-20, 20-21 में हो सकता है, 21-22, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। इसका मतलब ये लास्ट ईयर है, क्या है बच्चों, लास्ट ईयर।
इसका मतलब बताओ हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो मैंने 3 लाख क्या लिखा बाहर, तो यहाँ पे हमने 3 लाख को क्या कर लिया, सेट ऑफ। बताओ ये 0 हो गया, और जो बच गया 50, अब बोल देना वो लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स, क्योंकि वो 4 साल तक ही होता है। उसके बाद अनऑब्जेक्ट डेप्रिसिएशन एक ऐसा लॉस होता है किसी भी हेड से क्या हो सकता है, सेट ऑफ, और अगले साल भी सेम उसकी तरह कैरी बिहेव करता है। तो बताओ हमारे पास गेन अवेलेबल है, कौन सा गेन अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म। तो बताओ इससे कर लेंगे 40,000, इसका मतलब बताओ इनकम क्या हो गई, 0, और बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो जिन बच्चों का सेट ऑफ चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये पता होगा कि मैंने क्या बताया, ठीक है, और जिनका नहीं पढ़ा हो वो भी एक बार थोड़ा वेट कर ले इस चीज को समझने के लिए। अच्छा 5 हो गया। अब ये लास्ट सेक्शन कौन सा क्वेश्चन है, 5B। देखो इस क्वेश्चन को, एनुअल प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, 60,000, 60,000। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन और क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन और दूसरा कौन सा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक सेकेंड, ये कंप्यूट करके दिया गया है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी, ये अदर सोर्स में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, ये भी कहां जाएगा, अदर सोर्स। और सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव बाय माइनर सन और मिस्टर पवन, पवन में जुड़ेगा 1,000 और 1,500 की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन, तो 0 होगा। तो मुझे बताओ हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितनी इनकम दिखाएंगे, 60,000। B&B हेड में 536, यहां अदर सोर्स में 1 लाख, अदर सोर्स में 60,000, और ये दिखाते बढ़िए क्लबिंग। अब एक सेकेंड बताओ, टोटल बताओ, $7,56,000। एक बार ये 756 याद रखना, अब क्या रखना, 756। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये 3 इसने इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं, कितना टोटल आ रहा था, 7 लाख कितना, सुकन्या समृद्धि में अगर आप पैसा जमा कराओगे तो आपको एटीसी में क्या मिलेगा, डिडक्शन, ये भी ले लेंगे। आरपीएफ में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है उसका भी क्या मिलेगा, डिडक्शन। तो एटीसी में 55,000 का डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को अगर आप डोनेशन दोगे तो एटीजी का क्या मिलता है, डिडक्शन। बताओ कितना, 20। अब बताओ तुम्हारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 6 लाख। अब एक सेकंड सुनना मेरी बात, ये आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आया जो आपसे पूछ रहा है कि हमको 115 बीएससी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब 681 पे टैक्स निकालो, पहले 2.5 लाख पे निल, पहले 2.5 लाख पे क्या, निल, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, 12,500, और एक 81 कितना बच गया, 1 का 20%, कितना, 36,200, टोटल 48, 4% सेल्स लगाओ, फिर ये हमारा टोटल टैक्स आ गया। अगर हम कहां रहते हैं, अब ये पूछ रहा है कि क्या हमको न्यू स्कीम में जाने में फायदा है। एक बार ये ध्यान रखना, 56,480 आ रहा टैक्स, न्यू स्कीम में जाओगे ना तो बच्चों क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अपने कैसे किया ओल्ड। ये 60 ही आएगा, ये 60 ही आएगा, ये 1 लाख ही आएगा, ये 60,000 ही आएगा। लेकिन न्यू स्कीम में माइनर का जो 1032 की एग्जामिशन होती है वो नहीं मिलती। तो कितना आएगा, 1,000। अब सुन लो, बीएनपी क्योंकि तुम लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है, अभी तुम लोग पढ़ेंगे इसमें। बीएनपी में हमको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउड हो जाता है बट एडिशनल नहीं होता। इसका मतलब 536 में क्या जोड़ दो, 4,000, 5,40,000 हमारी ये आएगी क्या, इनकम। लगाओ टोटल 7 लाख। और आपको बताया जब न्यू स्कीम में जाते हैं तो 80C से 80U के डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब नहीं मिलता, अब 761 पे न्यू स्लैब लगाओ। पहले 3 लाख पे क्या, निल, अगले 3 लाख का क्या, 5%, कितना, 15,000, और बच कितना क्या, 1,161 का 10%, 16,100।
रिबेट तब मिलती है टोटल इनकम 5 लाख से कम हो, तो रिबेट मिलेगी नहीं। सॉरी 7 लाख से कम हो, रिबेट मिलेगी नहीं यहाँ पे। अब बताओ 7 पर 4% सेस लगाओ, 32 3, बताओ विच स्कीम इज बेटर? न्यू स्कीम इज बेटर। तो न्यू स्कीम में कुछ करना नहीं होता, नोटिफाइड बेनिफिट हटाने पड़ते हैं। इस तरह से बच्चों आपका कौन सा पेपर सॉल्व हुआ? जी, क्योंकि आप मेरे सामने जो बच्चे बैठे होंगे जीएसटी पढ़ाओ नहीं है, इसलिए भी मैं आपको जीएसटी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या बच्चों यहाँ पे? ठीक है। अब मुझे आप बताइए बच्चों, वास्तव में पेपर हार्ड था बताओ यहाँ? मतलब मेरा कहने का मतलब